तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आज जो पिछला जो चैप्टर बच गया था, उसका जो टॉपिक बच गया था, उसको हम आज देखते हैं। और अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए। आप लोग का जेटेट का जो भी साइंस का पूरा एकदम बेसिक एनसीईआरटी क्लास 6 से स्टार्ट किए हैं, वो आपका 10 तक चलेगा। 6 to 8 सिलेबस है, बट 10th स्टैंडर्ड से सारा सवाल रहने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कि जलीय पौधे के अनुकूलन मतलब एडाप्टेशन क्या होता है। देखिए, जलीय पौधे के जो जड़ होते हैं और तना या पत्तियों की विशिष्ट रचनाएं होती है, जो जलीय वातावरण के लिए क्या होता है, अनुकूल होती है। जड़ों को जमीन से जल और लवण खींचने की आवश्यकता नहीं होती है। जो जल में जो पौधा होता है उसको जमीन से क्या होता है, लवण और जल खींचने की आवश्यकता उसको नहीं होती है, इसलिए उसमें जड़ें कम विकसित होती है। क्योंकि जड़ का काम ज़्यादा नहीं, तो जड़ होना भी जरूरी नहीं है ज़्यादा। किसी किसी में तो होती ही नहीं है, एकदम नहीं होती है। इसका जो तना होता है वो स्टेम लंबा होता है, मुलायम और खोखला होता है, स्पंजी तथा वायु कोश मतलब एयर सैक से भरा होता है, ताकि पौधे हल्का होकर तैर सके। जैसे सिंपली देखिए, उसमें क्या होगा, जैसे एक खोल है, अब इसको डुबाएंगे पानी में तो तैरने लगेगा। जैसे बलून है, बलून में क्या हवा भर देंगे, उसको पानी में डुबाएंगे तो डूबेगा नहीं, डूबेगा क्योंकि उसमें हवा भरा हुआ है। उसी तरह क्या होता है, जो पौधे का जो डंठल होता है उसमें बहुत गैप होता है, ऐसा गैप होता है उसमें हवा ट्रैप रहता है, वो हल्का महसूस होता है, तो जल के अंदर नहीं रह करके वो क्या होता है, जल में तैरते रहते हैं। पूर्णतः जलमग्न पौधे में पत्तियां लंबी होती और रिबन जैसे कई भागों में विभाजित होती है। जो पूरा जलमग्न मतलब पूरा जो जल के अंदर रहता है, ताकि इसके बीच जल प्रवाह आसानी से हो सके। जो पत्तियां, जो पौधे जो जल के अंदर पूरा डूबे रहती है, कुछ जल में बीच में तैरती है, कुछ जल के अंदर रहती है, तो जो अंदर रहती है उसका जो जल पत्ता होता है वो कटिंग रहता है, ताकि क्या हो सके, उसमें पतला पतला कटा हुआ रहता है, ताकि जो जल है वो क्या हो सके, बह के बाहर आ सके, उसमें क्या हो सके, जल बाहर उसमें आ सके। जैसे आपको हम थोड़ा सा चित्र बना के दिखाते हैं। जैसे पत्तियां हैं, पूरा ऐसे से पत्तियां हैं, ये पौधा है पूरा पत्तियां हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, जल इधर से आ रहा था, इसमें क्या होगा, जल ऐसे से बाहर आ जाएगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों की ऊपरी चिकनी एक परत होती है, जिससे पत्तियां जल का जमाव नहीं होता है। उसका पत्तियां इतना चिकनी होती है कि उसमें जल का जमाव नहीं होती है। अगर जल जम जाएगा तो पत्ती सड़ जाएगा। ओके, चलिए। और पौधे की पत्तियां के जो परतंत्र का निचला भाग होता है वो फुला होता है, इसमें वायुकोश भरा होता है। वायुकोश जैसे जलकुंभी, क्या होता है, जलकुंभी। आप देख रहे हैं यहाँ पे जलकुंभी है, नीचे क्या होगा, जैसे जलकुंभी देखते हैं ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। अगर आप देखे होंगे तो ये वाला भाग मोटा होता है, इसमें क्या होता है, वायु भरा होता है, मतलब एयर इसमें ट्रैप रहता है। अब थोड़ा जो एरियल एडेप्टेशन है, मतलब हवा में जो रहने वाला जो जीव है, हवा में तो रहता है ना, बस उड़ता है, तो उसका एक खास बात है। और नॉर्मली तो घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली तो नहीं हवा में उड़ सकता है, तो जो उड़ पाता है हवा में, उसका क्या खास बात होता है, तो पक्षी अपने आँखों की सहायता से पक्षी अपने पंखों की सहायता से हवा में उड़ता है। जो छोटे छोटे पैरों की मदद से सतह पर चलता है, उसका जो पैर होता है छोटा छोटा होता है, ऐसे है ना, और क्या था, उसके सतह से जमीन पर चलता है। पक्षियों की अस्थियां, जो हड्डियां होती हैं, मजबूत होती है और खोखली होती है, जिसके कारण ये हल्के होते हैं। खोखली होने के कारण क्या होता है, ये हल्के होते हैं। आगे वाले पैरों ही पंख के रूप में परिवर्तित उसका हो जाता है। जो पक्षियों की पेशियां हैं, मसल्स है, अत्यधिक डेवलप होती है और मजबूत होती है, ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति दे सके। जो पिछला पैर की हड्डी होती है वो चलने के लिए तथा पेड़ की डालों को पकड़ने के लिए रूपांतरित होती है। देखिए, आगे वाला क्या होता है, आगे वाला पंख बन जाता है, पीछे वाला पैर के रूप में रहता था कि उसको पकड़ सके। पक्षियों को अत्यधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इसके लिए एयर सैक, वायुकोश या वायु की थैली होती है। वायुकोश अतिरिक्त फेफड़ों की तरह ही कार्य करती है। वायु से क्या होता है, एयर सैक, जैसे फेफड़ा हमारा काम करता है वैसा ही काम करता है, क्योंकि पक्षी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। चलिए, और इस तरह हमने इस पूरा चैप्टर को देख लिया। और कुछ यहाँ पे क्या है, हमने आज क्या पढ़ा, तो ये हमने क्या पढ़ा, ये यहाँ पूरा पॉइंट दिया है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। और कुछ पॉइंट यहाँ पे है जिसको हम समझा देते हैं आपको जूम करके। ओके, हमने आपने आसपास के उद्यानों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाइए, तो एक टीचर जैसा पढ़ा रहा है वैसे बोल रहा है। अब हम देखते हैं कि झारखंड में कहाँ कहाँ पे क्या है,
पार्क है या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो भी है। चलिए देखते हैं, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है ना, बिरसा मुंडा जूलॉजिकल बायोलॉजिकल जो पार्क है वो कहाँ पे, और मांझी में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ब्रीडिंग सेंटर का और मांझी में है। काला माटी कहाँ पे है, खूंटी में है। ऐसा कैसे याद रखिए, काला माटी टी टी खूंटी टी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। स्थित हिरन पार्क जमशेदपुर के पास है, कहाँ पे है, जमशेदपुर के पास है। दलमा रक्षित क्षेत्र हजारीबाग का राष्ट्रीय उद्यान, पलामू टाइगर रिजर्व, इस तरह के अन्य क्षेत्र जो आपके आसपास हैं, आप लोग जा करके इंटरनेट में सर्च मार सकते हैं कि कौन कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा जूलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब झारखंड में कहाँ कहाँ पे है। चलिए, और नेक्स्ट जो कुछ सवाल है उसको आप देख सकते हैं जो पढ़ाए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और आप लोग अगर नहीं देखें पिछला वीडियो तो उसको जा करके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, शुरू से पूरा एनसीईआरटी बेसिक आपको हम बुक रीड करवा रहे हैं। चाहेंगे तो टू द पॉइंट भी हम समझा सकते हैं, बट बुक को रीड करवा रहे हैं ताकि आपको बुक में दिखे कि हाँ जो पढ़ा रहे हो वो बुक में सारा लिखा हुआ है। और आप लोग बुक नहीं अवेलेबल हो तो आप लोग यहाँ से भी बुक को देख के रीडिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।